कल मैंने द रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट वन लेके आई थी, जिसमें हमने देखा था कि 1857 का जो विद्रोह था उसके क्या कुछ इतिहास रहे थे। ठीक है, यानी क्या कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण 1857 का विद्रोह का शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हो चुका था, ये सारा भी हो चुका था। इसके बाद हम देखेंगे, ये भी हो चुका था आपका, ये भी हो चुका था। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि जब इंडिया में, भारत में मुगलों द्वारा, जब ब्रिटिशों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जब ट्रेड करने के लिए, उनको जो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कुछ ये आदेश दे दिया गया था कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल सी पोर्ट एरिया पे ही करना था। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे वहाँ पे वो लोगों ने सी पोर्ट एरिया पे ही अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी ब्रिटिशों के ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो जो ये एक वॉर का रूप ली। जैसे कि पहले हम देखेंगे पलासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। लेकिन ये हुआ क्यों? हुआ यूँ कि जब हमने कल पढ़ा था कि सिराजुद्दौला जब वो बंगाल की सत्ता में आए थे और बंगाल में कंपनियां चाहती थी अपना फैक्ट्री स्थापित करना, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत ही व्यापक तरीके से मुनाफे वाला एक क्षेत्र माना जाता था। मतलब वहाँ पे व्यापार बहुत ही बड़े लेवल पे होता था। तो ब्रिटिशों का ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मानती थी कि हमारा व्यापार हम बंगाल में करना चाहते हैं। लेकिन जो 1756 में जब सिराजुद्दौला जब बंगाल की सत्ता में आते हैं, तो उन्हें ब्रिटिशों के ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी ये जो व्यवहार थे, जो इनका तरीका था, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये इनका एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चाल है कि वो किसी न किसी तरह के व्यापार के माध्यम से आकर यहाँ पे अपनी राजनीतिक रूप से अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक रात जाकर वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने कलकत्ता में अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, वहाँ पे उसने उस पूरे फैक्ट्री जो किले थे उसको आग लगा दी। और इस खबर जब जब ये खबर ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची, तो इन दोनों के बीच 1757 पलासी का युद्ध हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो बक्सर का युद्ध भी देखने मिला। उसके बाद क्या घटना घटी, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी कि 1764 में बक्सर के बैटल होने के बाद क्या परिणाम चीजें आई वो देखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा कि विद्रोह का कारण, विद्रोही क्या चाहते थे और इसके परिणाम, यानी रीजन फॉर रिवोल्ट, व्हाट डिड द रेबल्स वांट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, ये देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं विद्रोह का कारण। देखिए, विद्रोह का कारण अगर देखा जाए, थ्योरेटिकल बेस पे देखा जाए, तो विद्रोह का ये कारण कि कई कारणों से हो सकती है। जैसे कि आर्थिक प्रक्रिया हो सकती है, सैन्य, धार्मिक और राजनीतिक। आर्थिक कैसे हो सकती है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो थी, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि, ये सब को समाप्त कर दिया था। कंपनी की नीतियों से किसान, कारीगर, श्रमिक सब क्या हो गए, कंगाल हो गए थे। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ वहाँ के किसान ही वर्ग नहीं, मतलब यहाँ किसान भी है, कारीगर भी है, श्रमिक भी हैं। ये सारे के सारे पूरे कंकाल हो चुके थे। ठीक है, अब वो क्यों हुए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना उस पर पहुँचना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वहाँ पर जो खेती जो की जाती थी, जो कृषि वहाँ होती थी, उसके क्या, उनके हर चीज़ को शर्तों को, नियमों को बढ़ा दिया था। जिसके कारण जो आम लोग थे, जो किसान जो खेती करते थे, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। जितनी खेती नहीं होती थी उससे ज़्यादा उन्हें टैक्स वसूला जाता था। तो ये एक आर्थिक शोषण हुआ। दूसरा क्या था, सैन्य शिकायत, मिलिट्री एक रीज़न था। क्या हुआ था इसमें कि सैनिकों को अतिरिक्त भत्ते के बिना ही अपने घरों से दूर करके सेवा करनी पड़ती थी। यानी कि वहाँ ये कहा गया कि हम भारत के कुछ सैनिकों को तुरंत उन्होंने अपने हिस्से में शामिल कर लिया, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और उनमें से कुछ अपने जीवन यापन करने के लिए उनके कुछ आदमियों को अपने सैनिक में शामिल कर लिए। और सैनिक का शामिल करने का मतलब ये था कि अगर कहीं ब्रिटेन के साथ किसी, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लगभग का काल था, तो उसमें जब वॉर हो रहे थे ब्रिटेन के साथ, तो ब्रिटेन ये चाहता था कि यहाँ से भी कुछ लोगों को हम सैनिक में शामिल कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक अच्छा खासा दबदबा हो जाएगा, हम सैनिकों की इस कमी को हटा पाएंगे अपने में, और इन लोगों को शामिल कर लेंगे। अब शामिल करने का मतलब ये था कि उन्हें देश की सीमाओं को पार करना था। और यहाँ के लोग मानते थे, भारत के जो कारीगर, जो किसान थे, वो मानते थे कि देश की सीमा को पार करना मतलब अपने धर्म को, अपने जो रूल, अपने जो नियम है, उनको बहिष्कार करना है। उनका ये मानना था। ठीक है, तो सैनिकों को अतिरिक्त भत्ते के बिना ही अपने घर से दूर सेवा करना पड़ता था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी लाया गया 1856 में।
ये क्या था कि ब्रिटिश संसद ने पारित किया था कि इस एक्ट के तहत बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले हर सैनिक को जरूरत पड़ने पर विदेश में भी तैनाती के लिए जाना जरूरी था। ठीक है, लेकिन सैनिकों को समुद्र पार करना भी बिल्कुल वो उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तीसरी क्या थी, धार्मिक अफवाहें थी। धार्मिक अफवाह मतलब यानी कि एक ऐसी अफवाह भी फैली थी कि नई एनफील्ड राइफल जो होती है ना, एक मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जो पहले जब ब्रिटिश जो जो अपनी जो राइफल जो सैनिकों को प्रोवाइड कराते थे, तो वो एक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता था। जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि इन्हें ये बहुत ही प्रोसेस मतलब कंज्यूमिंग था कि मतलब पहले वो डालो, मतलब एक तरह का देखे तो टाइम लगता था। पहले गन पाउडर डालो, फिर बुलेट डालो, फिर इसको स्प्रिंग से उसको पुश करो, तो इतना वक्त लगने के कारण ना उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक नया राइफल इन्वेंट किया। इसमें क्या था कि इसमें ज़्यादातर कुछ करना नहीं पड़ता था, बस एक कार्टेज होता था, कार्टेज को मुँह से छील के उसके जो उसका मुहाने जो होता था उसको छील कर और उसको डालकर उसको पुश करना पड़ता था। ज़्यादा टाइम उनको कैरी भी नहीं करना पड़ता था ज़्यादा सामान। लेकिन पिछले जो बंदूक होते थे उसमें ज़्यादा सामान को कैरी करना पड़ता था। तो पता चला कि वहाँ के कुछ लोगों ने यह हल्ला अफवाह फैला दिया कि कार्टेज में जो मुँह से छिलके जो चीज़ें हम लोग करते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला करती थी, यानी कि लैड एंड टैलो। यानी कि लैड मतलब सूअर की और टैलो मतलब बीफ यानी गाय की चर्बी। तो ये जब पता चला भारतीय सैनिकों को तो उन्हें इस चीज़ का बहुत ही आक्रोश हो गया। उन्हें लगा कि हमें ये धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, और जबकि हमारे देश में जो जितने भी किसान कारीगर थे वो अपने धर्म ये सब को लेकर बहुत ही पारंपरिक थे। ठीक है, तो जब ये चीज़ें अफवाह फैली तो उनमें अंदर बहुत ही आक्रोश आ गया था, और फिर ये एक धार्मिक अफवाह फैली और बाद में ये धार्मिक शोषण का भी एक रूप ले लिया, जिसके कारण ये विद्रोह का एक चरम रूप लिया था। और इसके अलावा राजनीतिक कारण भी थे, बहुत सारे राजनीतिक कारण भी थे। तो ये हुआ राइफल। देखिए पहले वाला जो राइफल था, ये देखो आप, ये ओल्ड राइफल। ठीक है, इसमें क्या गन पाउडर, बुलेट, ये सारा दोनों बैग को कैरी करना पड़ता था। लेकिन इसमें जो आते थे 1853 में नया एक राइफल को ये किया गया, इसमें सिर्फ कार्टेज होता था, उसको मुंह से छील के देखिए कैसे यहाँ पे बुलेट को पहले डालते हैं, फिर पहले कार्टेज डालेंगे, फिर बुलेट, फिर गन पाउडर, फिर रैकिंग पेपर करके मुंह से छील के फेंका जाता था। तो उनका कहना था कि हम मुंह से छील के जो टच होता था मुंह में, तो उनसे क्या होता था कि उनका धर्म परिवर्तन का एक संदेह बना होता था। तो ये एक रीज़न था धार्मिक रूप से कि कैसे विद्रोह का एक चरम रूप ले लिया। तो हम देखें कि कैसे आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक इस तरह की कुछ चीज़ें थी। उसके आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं और हमें ऐसा क्यों सुनने मिला कि वाई डू वी से दैट 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मेरठ, मतलब मेरठ में, एंड नॉट एट बरहमपुर। मतलब कि हम क्यों मानते हैं कि हम, जैसे कि युद्ध तो शुरुआत जो 1857 का जो युद्ध है वो सबसे पहले किस क्षेत्र से आया, कहाँ से इसकी आग मतलब एक सुख गई कि हाँ यहाँ वॉर स्टार्ट हुआ, बरहमपुर से हुआ। लेकिन हम मेरठ ही क्यों मानते हैं, हम इसको मेरठ, हमने पढ़ा है कि 1857 का रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो बरहमपुर से स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर हम मेरठ क्यों क्यों पढ़ते हैं, हम बरहमपुर क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसके कुछ रीज़न थे, आइए देखते हैं। देखिए जब फरवरी 1857 में बैरकपुर में जब विद्रोह का एक हवा मिली तो उसको सप्रेस्ड कर दिया गया था, यानी कि वहाँ के जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो भी सरखे थे उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया। फिर ये बैरकपुर में हुआ, उसको भी 1857 में इसको सप्रेस कर दिया गया। फिर आगे चल के 1857 में रिवोल्ट बिगन एट मेरठ। मेरठ में इसलिए क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें आग लगी उसको कोई रोक नहीं सका, मतलब ये इतनी ऊंची लेवल पे चीज़ें फैल गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि, और फिर था कि ये अवध में भी सप्रेस हो गई, लेकिन बाद में ऐसे तो वॉर ये बहरमपुर, बैरकपुर, अवध और मेरठ 4 जगह में हुई थी। लेकिन हम मेरठ से इसलिए मानते हैं, 24 अप्रैल 1857 में मेरठ से इसलिए मानते हैं कि विद्रोह की शुरुआत हुई क्योंकि यहाँ पे तकरीबन तकरीबन कहा जाए तो लगभग कई सेनाओं द्वारा यहाँ पे इन चीज़ों का एक जमकर, मतलब कि एक पूरी एक ऊंचाई लेवल पे ना इसका विद्रोह का मतलब रूप देखने मिला। ठीक है, जिसको एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी उसको रोक नहीं पाए। ठीक है, इस हवा को रोक नहीं पाए। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, बट फ्रॉम मेरठ इट डिड सेपरेट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मेरठ से जो वॉर स्टार्ट हुआ वो पूरे भारत में फैल गया। ऑन 10 मई सिपोइस यानी सिपाही फ्रॉम मेरठ कंटोनमेंट हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली। राइट, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हम बोलते हैं मेरठ, ये हम समझ में आया। अब देखते हैं, ये हमारा इंग्लिश में है, रीजन फॉर रिवोल्ट, जो हमने हिंदी में देखा उसी का इंग्लिश सही है। उसके बाद देखते हैं कि विद्रोही क्या चाहते थे। अब जैसे कि विद्रोह का कारण तो हम देखें कि धार्मिक कुछ थी, फिर कुछ राजनीतिक भी थी, कुछ आर्थिक भी थी।
तो ये कारण था, लेकिन विद्रोही क्या चाहते थे ये बताते हैं। अंग्रेजी शासन का अंत चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो हो, उसका तो हटना ही है, साथ में ब्रिटिशों का पूरी तरह में अंत करना चाहते हैं। अधिकांश विद्रोही अंग्रेजी शासन को समाप्त करना चाहते थे और भारत में स्वराज्य के स्थापित करना चाहते थे। मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना चाहते थे, यानी कि ब्रिटिशों और ईस्ट इंडिया कंपनी के आवागमन से पहले भारत में प्रिंसली मतलब राज्यों का यह सत्ता हुआ करता था। तो वो चाहते थे कि दोबारा से इनका आना हो, यानी कुछ विद्रोही मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करना चाहते थे और बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह घोषित किया था, क्योंकि उनको चाहिए था कि हमारे देश में कोई हमारे जो प्रिंसली स्टेट मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा एक सत्ता पे आए, संभाले, ताकि हम उनके साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है और ब्रिटिश से उनकी जो सत्ता है उसको हम खत्म करें। देसी राज्यों की स्वतंत्रता, यानी कि कई देसी राजाओं ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाकर अपने राज्यों पर पुनः शासन करना चाहते थे। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिशों का जब भारत में आगमन हुआ और धीरे धीरे वो कुछ कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने लगे किसी किसी न रूप से, तो उनका मानना था कि अंग्रेजी शासन से हमें मुक्ति करना है। सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता, विद्रोही क्या कर चाहते थे कि सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता चाहते थे और अंग्रेजी नीतियों के कारण खो ही अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। आर्थिक शोषण का अंत करना चाहते थे। ठीक है, तो ये कुछ रहा हमारा कारण। अब इसका देखेंगे हम कि परिणाम क्या हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, इस सारे वॉर के बाद रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। ठीक है, यानी यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ पे ब्रिटिशों का अंत नहीं हुआ है। ब्रिटिश द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आकर व्यापार करने के माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी धीरे धीरे, उनका अंत हो गया। यानी कि क्या हुआ कि ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया भारत, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, दूसरा, ब्रिटिश ताज के अधीन भारत, और भारत पर सीधे रूप से ब्रिटिश ताज का ही शासन हो गया और एक वायसराय की नियुक्ति की गई। भारतीय जो प्रशासन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसमें बदलाव चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन में कई बदलाव किए। भारतीय सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग में भी बदलाव कर दिया। भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण में क्या हुआ, बदलाव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति अपने दृष्टिकोण में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करने की कोशिश की और कुछ सुधार भी किए। तो ये सारे कुछ परिणाम हुए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या आई कि सुरक्षता की नीति, व्यापगंत का सिद्धांत, सहायक संधि। सुरक्षता का नीति क्या है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में शुरू की गई इस नीति के तहत कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का अधिकार हासिल कर लिया था। ये तीन चार कुछ कारण थे जिसके कारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, क्या कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, सोचा कि हमें अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हमें ये समझ में आ गया है कि हमको अब भारत में राजनीतिक शक्ति पर अपना सत्ता रखना पड़ेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने स्वच्छता की नीति लाई, यानी कि धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का अधिकार हासिल कर लिया था। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत, यानी कि इसके द्वारा क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को तैयार किया और इस नीति के तहत अगर किसी भारतीय शासक का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था, कहने का मतलब अगर किसी कोई शासक है और उसका कोई पुत्र नहीं है, वंशपुत्र नहीं है, तो उनके मृत्यु के बाद वो सीधा डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधीन आ जाएगा। ठीक है, तो भारतीय शासक का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसका राज्य स्वतः ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। और इस नीति ने पारंपरिक हिंदू उत्तराधिकारी कानूनों को भी निकाल दिया। सहायक संधि क्या थी, कंपनी ने सीधे विलय के बिना भारतीय रियासतों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए इस प्रणाली को लागू हुआ। इस प्रणाली की तरफ भारतीय शासकों को अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों को रखना और उनका खर्चा उठाना होता था। ये सही सही चीज़ें थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे हमारे छोटे से वीडियो के थ्रू कि ये 1857 विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोही क्या चाहते थे और इसका क्या परिणाम था।
थैंक यू सो मच।